दोस्तों, बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेशन को लेकर इस वक्त दो ऐसे बड़े डेवलपमेंट सामने आए हैं जिन्होंने पूरे ईस्टर्न बॉर्डर की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी को फिर से सेंटर में ला दिया है। पहला मामला यह है कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास अचानक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे हैं। रिपोर्ट्स कह रही है कि कई इलीगल माइग्रेंट्स अब खुद बॉर्डर की तरफ लौट रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि बंगाल में शुरू हुई डिपोर्टेशन ड्राइव कहीं सीधे उनके ऊपर ना आ जाए। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी अब इस पूरे मुद्दे को सिर्फ लोकल लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का विषय मानते हुए बड़ा कदम उठा दिया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान किया है जिसका मकसद होगा इन्फिल्ट्रेशन, डेमोग्राफिक बदलाव और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर एक नेशनल लेवल फ्रेमवर्क तैयार करना। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जमीन पर हो क्या रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बंगाल में जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई शुरू हुई है उसके तहत इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की पहचान और डिपोर्टेशन का प्रोसेस काफी तेज कर दिया गया है। और जैसे जैसे ये ड्राइव तेज हुई वैसे वैसे बॉर्डर एरिया में हलचल भी बढ़ने लगी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर वैसे ही 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, लेकिन अकेले वेस्ट बंगाल के साथ लगभग 2200 किलोमीटर की सीमा लगती है। यानी सबसे बड़ा प्रेशर यही बनता है। खासतौर पर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाके अचानक चर्चा में आ गए हैं क्योंकि वही होल्डिंग सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं। अब ये होल्डिंग सेंटर क्या है? देखिए, सरकार का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति पर इलीगल माइग्रेंट होने का शक होता है तो उसे सीधे बॉर्डर पार नहीं भेजा जाएगा। पहले उसे टेम्परेरी तौर पर ऐसे सेंटर में रखा जाएगा, उसकी नेशनलिटी वेरीफाई होगी, डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और उसके बाद बांग्लादेश सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन के जरिए आगे की कार्रवाई होगी। यानी सरकार इस पूरे प्रोसेस को एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है। यहां पर जो पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसे 3D फ्रेमवर्क कहा जा रहा है: डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। डिटेक्ट यानी सबसे पहले उन लोगों की पहचान करना जो सस्पेक्टेड इलीगल माइग्रेंट्स हैं। डिलीट मतलब अगर किसी का नाम फर्जी तरीके से सरकारी रिकॉर्ड्स, वोटर लिस्ट या दूसरे डेटाबेस में जुड़ गया है तो उसे हटाना। और आखिर में डिपोर्ट यानी पूरी जांच के बाद उन्हें वापस बांग्लादेश भेजना। अब सवाल ये उठता है कि अचानक अभी इतना बड़ा एक्शन क्यों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है हालिया पॉलिटिकल बदलाव। बंगाल की राजनीति में इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा लंबे समय से गर्म रहा है। चुनावों के दौरान भी लगातार ये कहा गया कि बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है, फेक डॉक्यूमेंट्स का नेटवर्क फैल चुका है और कई जिलों में डेमोग्राफिक पैटर्न बदल रहे हैं। बीजेपी लगातार ये वादा कर रही थी कि अगर प्रशासनिक कंट्रोल मजबूत हुआ तो इस मुद्दे पर बड़ा अभियान चलाया जाएगा और अब उसी दिशा में एक्शन दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा कारण नेशनल सिक्योरिटी बताया जा रहा है। अथॉरिटीज का कहना है कि इलीगल माइग्रेशन सिर्फ रोजगार या गरीबी का मामला नहीं रह गया है। इसके साथ नकली डॉक्यूमेंट्स, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग और कई दूसरी आपराधिक गतिविधियां जुड़ जाती है। ईस्टर्न बॉर्डर ऐतिहासिक रूप से हमेशा से संवेदनशील रहा है और 2025 से 26 के दौरान कई सिक्योरिटी इनपुट्स आने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें इसे ज्यादा गंभीरता से देखने लगी है। अब इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश से भारत की तरफ माइग्रेशन कोई नई चीज नहीं है। इसकी जड़ें 1947 तक जाती है। जब भारत का विभाजन हुआ तो वेस्ट बंगाल भारत में रहा और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिसे बाद में हम ईस्ट पाकिस्तान कहने लगे। उस वक्त बड़े पैमाने पर आबादी का पलायन हुआ। बहुत सारे हिंदू परिवार ईस्ट पाकिस्तान से भारत आए और कई मुस्लिम परिवार दूसरी तरफ गए, लेकिन बॉर्डर पूरी तरह बंद नहीं हुआ। परिवार दोनों तरफ बंटे रह गए, सांस्कृतिक रिश्ते बने रहे और धीरे धीरे लोगों का आना जाना भी जारी रहा। फिर 1971 का युद्ध आया, जब ईस्ट पाकिस्तान में भारी हिंसा हुई और लाखों लोग जान बचाने के लिए भारत की तरफ भागे। करीब 1 करोड़ रिफ्यूजी भारत पहुंचे थे। सबसे ज्यादा दबाव वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा पर पड़ा। युद्ध खत्म हुआ, बांग्लादेश एक नया देश बन गया और बहुत से लोग वापस भी लौटे, लेकिन सभी नहीं लौटे। कई परिवार भारत में ही बस गए और यहीं से डेमोग्राफिक बदलाव का सवाल धीरे धीरे उठने लगा। इसके बाद शुरू हुआ इकोनॉमिक माइग्रेशन का दौर। 70 के दशक के बाद से लगातार ऐसे लोग भारत आते रहे जो बेहतर रोजगार, आर्थिक अवसर और स्थिर जिंदगी चाहते थे। बांग्लादेश उस समय आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। गरीबी, बाढ़, जनसंख्या दबाव और राजनीतिक अस्थिरता ने वहां के लोगों को बाहर जाने के लिए मजबूर किया। वेस्ट बंगाल उनके लिए सबसे आसान एंट्री पॉइंट बन गया क्योंकि भाषा एक जैसी थी, संस्कृति मिलती जुलती थी और लोकल नेटवर्क पहले से मौजूद थे। धीरे धीरे एक और बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया, फेक डॉक्यूमेंट्स का।
कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इलीगल माइग्रेंट्स नकली आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड तक बनवा लेते हैं। दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक ऐसे रैकेट पकड़े जा चुके हैं और यही चीज सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो जरूरी नहीं कि वो असली नागरिक हो, और दूसरी तरफ कोई असली भारतीय नागरिक हो सकता है जिसके पास पूरे कागज ना हो। ऐसे में पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब यही वजह है कि जब डिपोर्टेशन ड्राइव तेज हुई तो कई लोग बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ लोग डर की वजह से, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान उन्हें पकड़ लिया जाएगा। वही कुछ लोग खुद वापस जाना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग बीएसएफ और दूसरी एजेंसियों के पास जाकर खुद कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीएसएफ भी अलग अलग चेक पॉइंट्स के जरिए प्रोसेस को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बांग्लादेश इस पूरे मामले को लेकर असहज नजर आ रहा है। ढाका का कहना है कि अगर किसी को वापस भेजना है तो पूरा प्रोसेस ऑफिशियल तरीके से होना चाहिए। पहले उनकी नागरिकता की पुष्टि हो, फिर ही उन्हें स्वीकार किया जाए। बांग्लादेश को डर है कि कहीं अनौपचारिक तरीके से पुशबैक ना किया जा रहा हो। अब आते हैं कानूनी पक्ष पर। भारत में इलीगल फॉरेनर से निपटने के लिए सबसे बड़ा कानून है फॉरेनर्स एक्ट 1946। इसके तहत अगर सरकार किसी व्यक्ति को विदेशी मानती है तो उस व्यक्ति पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो साबित करे कि वो भारतीय नागरिक है। सरकार उसे डिटेन कर सकती है, जांच कर सकती है और विदेशी साबित होने पर डिपोर्ट भी कर सकती है। इसके साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का मुद्दा भी जुड़ जाता है, क्योंकि सीएए में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को फास्ट ट्रैक नागरिकता देने की बात कही गई थी। इसी वजह से बीजेपी का तर्क यह रहता है कि हिंदू रिफ्यूजी और इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता। यहीं से पूरा मामला राजनीतिक रूप ले लेता है। बीजेपी कहती है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन नेशनल सिक्योरिटी, डेमोग्राफी और वेलफेयर सिस्टम के लिए खतरा है, इसलिए डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट मॉडल जरूरी है। दूसरी तरफ टीएमसी और कांग्रेस जैसी पार्टियां आरोप लगाती है कि इस प्रक्रिया में असली भारतीय मुस्लिम नागरिकों को परेशान किया जा सकता है, खासकर गरीब लोगों को जिनके पास मजबूत डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। विपक्ष का कहना है कि इससे कम्युनल पोलराइजेशन और गलत पहचान का खतरा बढ़ सकता है। अब इसी पूरे मुद्दे को लेकर अमित शाह ने जो नई हाई लेवल कमेटी बनाई है उसे काफी बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कमेटी का मकसद सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं होगा, बल्कि पूरे देश में डेमोग्राफिक बदलावों की निगरानी करना होगा। यानी अगर किसी जिले में अचानक आबादी का पैटर्न तेजी से बदलता है तो उसके पीछे की वजह की जांच की जाएगी। ये जरूरी नहीं होगा कि हर बदलाव इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हो, लेकिन सरकार अब ऐसे मामलों को नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से भी देखना चाहती है। इस कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाइक करेंगे। इसके अंदर पूर्व आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, सेंसस कमिश्नर और होम मिनिस्ट्री के कई अधिकारी शामिल होंगे। सरकार इसे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की तरह पेश कर रही है। शायद पहली बार भारत में डेमोग्राफिक सिक्योरिटी को लेकर इतने औपचारिक तरीके से काम हो रहा है। अब तक इलीगल माइग्रेशन को अक्सर पुलिसिंग या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा माना जाता था, लेकिन अब सरकार इसे स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी थ्रेट की तरह ट्रीट कर रही है। सरकार का तर्क है कि अगर बड़े पैमाने पर डेमोग्राफिक बदलाव होते हैं तो उसका असर चुनावों, जमीन के स्वामित्व, लोकल राजनीति और सोशल हार्मनी तक पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब फोकस सिर्फ बॉर्डर फेंसिंग पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और डेमोग्राफिक मॉनिटरिंग पर भी है। पीएम मोदी ने भी 2025 के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश का जिक्र किया था। उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन को बेरोजगारी, जमीन के दबाव और सिक्योरिटी रिस्क से जोड़ा था। अब जो कमेटी बनी है उसे उसी सोच का अगला स्टेप माना जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी बॉर्डर पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी ने पेट्रोलिंग बढ़ाई है, गांवों में चेतावनी दी है और निगरानी तेज कर दी है। ढाका लगातार कह रहा है कि अगर रिपैट्रिएशन करना है तो पूरी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से होनी चाहिए। अब आने वाले समय में ये मुद्दा सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें राजनीति भी होगी, कानूनी लड़ाई भी होगी, मानवाधिकारों की बहस भी होगी और नेशनल सिक्योरिटी का एंगल भी लगातार सामने आता रहेगा।